प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जयराम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। अभी तक आपने शिक्षा के अर्थ, दर्शन के अर्थ, शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध, शिक्षा दर्शन क्या है, इन सभी पहलुओं को समझा। आज हम समझेंगे कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। किसी समाज की शिक्षा मुख्य रूप से उस समाज की स्वरूप, उसके दार्शनिक चिंतन, शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित होती है। इनमें दर्शन का प्रभाव बड़ा स्थायी होता है। किसी भी समाज के स्वरूप पर, उसके दार्शनिक चिंतन पर, उसके शासन तंत्र पर, उसके आर्थिक व्यवस्था पर, उसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर, सभी कुछ पर दर्शन का काफ़ी प्रभाव होता है। दर्शन का प्रभाव जो होता है वह स्थायी भी होता है। दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव होता है और स्थायी होता है। दर्शन की तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा के विषय में मैंने आपको पहले बताया है। शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों को जब मैं चर्चा कर रही थी तब मैंने आपको तर्क मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, आचार मीमांसा और तर्क मीमांसा के विषय में बताया था। तो दर्शन की तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो दर्शन का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक शिक्षा को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक उसे सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं और आदर्शवादी दार्शनिक उसे आत्मिक क्रिया मानते हैं। ये प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद क्या है, ये मैं आपको जब शिक्षा शास्त्रियों को पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है और आदर्शवाद क्या है। यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ कि प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति से परे वह कुछ भी नहीं मानते हैं। और प्रयोजनवादी जो है वो प्रकृति को नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि भोग विलास, सुख सुविधापूर्ण मनुष्य का जीवन जो है वो सभी तरह के सुख सुविधा को भोगने के लिए बना है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो मनुष्य की भौतिक सुख सुविधा के लिए है। और आदर्शवादी जो है वह अध्यात्म पर विश्वास करते हैं, भौतिकवाद पे नहीं करते हैं। वो जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, इस पर विश्वास करते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा मैं जब आपको शिक्षा शास्त्रियों के विषय में बताऊंगी तब बताऊंगी। डीबी प्रयोजनवादी है, उस वक्त मैं आपको प्रयोजन
बात के अर्थ बताऊंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी हैं, विवेकानंद प्रकृतिवादी हैं, उस समय मैं आपको प्रकृतिवाद आदर्शवाद की विशेष चर्चा करूंगी। तो पहला है दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय का ज्ञान होता है, मतलब सही कॉन्सेप्ट का ज्ञान होता है, सही अर्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक शिक्षा को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, प्रयोजनवादी दार्शनिक उसे सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं और आदर्शवादी दार्शनिक उसे आत्मिक क्रिया मानते हैं, आध्यात्मिक क्रिया मानते हैं। दूसरा है दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। दूसरा प्रभाव है दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्वमीमांसा होता है। दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्वमीमांसा होता है। इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत और जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है और उसके आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को उच्च पशु मानते हैं, इसलिए वे शिक्षा द्वारा उसमें भौतिक शक्तियों का विकास करने पर बल देते हैं। वहीं प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है वो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे सामाजिक विकास पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी जो है वह मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देते हैं। और आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, जिसके अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, ऐसा आदर्शवादी दार्शनिक मानते हैं। तो आदर्शवादी दार्शनिक जो है वह मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, इसलिए वे मनुष्य के आत्मिक विकास पर बल देते हैं। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य में हमने क्या देखा कि दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्वमीमांसा होता है। उसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत और जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है और उसके आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों, मानव जीवन के लिए जो उद्देश्य निश्चित किए गए, शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जैसे प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को एक उच्च पशु मानते हैं, पशु की श्रेणी में रखते हैं, परंतु मनुष्य को उच्च पशु मानते हैं और शिक्षा द्वारा उनके भौतिक शक्तियों का विकास करने पर बल देते हैं। वहीं प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देते हैं। और आदर्शवादी मनुष्य को आत्माधारी जीव मानते हैं, इसलिए वे मनुष्य के आत्मिक विकास पर बल देते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा प्रभाव है दर्शन का शिक्षा पर जो प्रभाव तीसरा पड़ा है वह है दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। दर्शन का दूसरा भाग ज्ञान एवं तर्क मीमांसा होता है। मैंने आपको शिक्षा और दर्शन के संबंध के समय तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा की चर्चा की है। दर्शन का दूसरा भाग ज्ञान एवं तर्क मीमांसा होता है। इसमें ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की जाती है और इसके आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या में उसी ज्ञान का समावेश किया जाता है जिसे वे मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। फिर जिसे वे मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। फिर पाठ्यचर्या तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। पाठ्यचर्या, करिकुलम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति का साधन होता है। अतः यदि शिक्षा
के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं तो उसकी पाठ्यचर्या भी उससे प्रभावित होनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य भी इसका समर्थन करते हैं। जिस समाज में प्रकृतिवादी दर्शन का बोलबाला होता है उसमें मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि प्रकृतिवादी का मानना है कि इस प्रकृति में जो भी सुख साधन उपलब्ध हैं वह मनुष्य के भौतिक सुख, मनुष्य के सुख, मनुष्य का जीवन जो है सिर्फ सुख सुविधाओं को भोगने के लिए है। वो इस प्रकृति से परे आध्यात्मिक दुनिया को वो नहीं मानते हैं। इस प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। उनका मानना है इस प्रकृति में ही सब कुछ है और मनुष्य जो है उसका एक ही काम है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सुख साधन अपने लिए जुटाए, भौतिक सुख की प्राप्ति करे। तो ऐतिहासिक तथ्य भी इस बात का समर्थन करते हैं। जिस समाज में प्रकृतिवादी दर्शन का बोलबाला होता है उसमें मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता है और शिक्षा की पाठ्यचर्या में शारीरिक क्रियाओं, भौतिक विज्ञानों एवं वैषयिक विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है ताकि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा साधन संपन्न हो सके। जिस समाज में प्रयोजनवादी दर्शन का प्रभाव होता है उसमें शिक्षा में सामाजिक विषयों एवं क्रियाओं को मुख्य स्थान दिया जाता है और जिस समाज में आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव होता है उसमें आत्मानुभूति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस समाज में आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव होता है उसमें आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या में साहित्य, धर्म और दर्शन का मुख्य स्थान होता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में मानव बुद्धि ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्ति की विधियों की व्याख्या होती है। दर्शन और शिक्षण विधियां में हम देखते हैं कि दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में मानव बुद्धि ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या होती है। इसी के आधार पर दार्शनिक शिक्षण विधियों का विधान करते हैं। इसी के आधार पर जो दार्शनिक होते हैं वह शिक्षण विधियों का विधान करते हैं, शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को केवल मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे इंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक मनुष्य को शारीरिक प्राणी मानते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है वह मनुष्य को शारीरिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे सामाजिक क्रियाओं द्वारा शिक्षण पर बल देते हैं। और आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, इसलिए वे शिक्षा के आत्म केंद्रित विधियों पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन और अनुशासन। दर्शन और अनुशासन। दर्शन का तीसरा मुख्य भाग होता है मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य एवं आचार मीमांसा। इसमें मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए। मूल्य एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में व्याख्या की जाती है। इस ज्ञान के आधार पर ही अनुशासन का संप्रत्यय निश्चित किया जाता है। इसी ज्ञान के आधार पर अनुशासन का कॉन्सेप्ट निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को
एक प्राकृतिक रचना मानते हैं, इसलिए वे उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। वे केवल प्राकृतिक नैतिकता के हामी होते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे सामाजिक नियमों के पालन पर बल देते हैं। सामाजिक नियमों के पालन को ही अनुशासन कहते हैं। वे सामाजिक नैतिकता के हामी होते हैं, सामाजिक नैतिकता के पक्षधर होते हैं। हामी होते हैं मतलब पक्षधर होते हैं। और आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, इसलिए वे दैवीय नियमों के पालन को अनुशासन कहते हैं। और आध्यात्मिक नैतिकता के हामी होते हैं, आध्यात्मिक नैतिकता के पक्षधर होते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा इसको। दर्शन और अनुशासन। इस दर्शन का तीसरा मुख्य भाग होता है मूल्य एवं आचार मीमांसा। दर्शन का तीसरा मुख्य भाग होता है मूल्य एवं आचार मीमांसा। इसमें मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए, इसकी व्याख्या की जाती है। इस ज्ञान के आधार पर ही अनुशासन का संप्रत्यय, अनुशासन का कॉन्सेप्ट निश्चित किया जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को एक सामाजिक रचना मानते हैं, इसलिए वे उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। वे केवल प्राकृतिक नैतिकता के पक्षधर होते हैं। वहीं प्रयोजनवादी जो दार्शनिक होते हैं, वह मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे सामाजिक नियमों के पालन करने को अनुशासन कहते हैं और उसी के पक्षधर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदर्शवादी दार्शनिक जो होते हैं, वह मनुष्य को आत्माधारी प्राणी मानते हैं, इसलिए वे दैवीय नियमों के पालन को अनुशासन कहते हैं और आध्यात्मिक नैतिकता के पक्षधर होते हैं। नेक्स्ट है दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी। दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी। दर्शन की तत्व मीमांसा में मनुष्य के स्वरूप और मूल्य एवं आचार मीमांसा में उसके करणीय तथा अकरणीय कर्मों की व्याख्या की जाती है। दर्शन की इस व्याख्या के अनुसार ही शिक्षक और शिक्षार्थी का स्वरूप एवं उनके कर्तव्य निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दार्शनिक यह मानते हैं कि मनुष्य केवल प्राकृतिक रचना है जो जन्म से कुछ मूल शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन्हीं के आधार पर उसका विकास होता है। इसलिए वे शिक्षार्थियों को आत्म प्रकाशन की छूट देते हैं और शिक्षकों से केवल इतनी ही आशा करते हैं कि वे शिक्षार्थियों के स्वाभाविक विकास में सहायता करें। शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों के स्वाभाविक विकास में सहायता करें। प्रयोजनवादी दार्शनिक मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सामाजिक आचरण करने की सलाह देते हैं और इसलिए वे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सामाजिक आचरण करने की सलाह देते हैं और इसके लिए उनमें सर्वप्रथम सामाजिक स्व का विकास करने पर बल देते हैं। और आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य को आत्माधारी प्राणी मानते हैं, इसलिए वे शिक्षक तथा शिक्षार्थी में भेद नहीं करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक जो हैं
वो मनुष्य को आत्माधारी प्राणी मानते हैं, इसलिए वे शिक्षक और शिक्षार्थी, अध्यापक और विद्यार्थी में कोई भेद नहीं करते। वे दोनों को इंद्रिय निग्रह और आत्मनियंत्रण की सलाह देते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को आदर्शवादी दार्शनिक जो है वह आत्मनियंत्रण की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है दर्शन और विद्यालय। नेक्स्ट प्रभाव है दर्शन और विद्यालय। प्रायः सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए आचार संहिता तैयार करते हैं और इसके लिए शिक्षा का विधान करते हैं, इसके लिए शिक्षा का निर्माण करते हैं, शिक्षा का विधान करते हैं। अब यह शिक्षा कहाँ दी जाए और कैसे दी जाए, शिक्षा का तो हमने विधान कर लिया, परंतु यह शिक्षा कहाँ दी जाए और कैसे दी जाए, इस पर वे प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा लादी गई किसी भी प्रकार का व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि वे प्रकृतिवादी हैं। तो विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की थोपी गई शिक्षा का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी विद्यालयों में बच्चे कभी भी और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण बनाने पर बल देते हैं। इनके विद्यालयों में बच्चे सामूहिक रूप से सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना सीखते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विद्यालयों में आध्यात्मिक पर्यावरण बनाने पर बल देते हैं। इनके विद्यालयों में शिक्षक आत्मज्ञानी और शिक्षार्थी आज्ञाकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 8 पॉइंट है दर्शन और शिक्षा की अन्य समस्याएं। दर्शन और शिक्षा की कुछ मिसलेनियस समस्याएं हैं जिसका इसके अंदर विचार किया जाता है। दर्शन और शिक्षा की अन्य समस्याएं। दर्शन में शिक्षा की अन्य समस्याओं जैसे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप आदि पर विचार किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का, शासक का कितना हस्तक्षेप होगा, स्त्री शिक्षा कितनी होगी, स्त्रियों के स्वावलंबन के लिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, क्या स्त्रियों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाएगी या लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा की जाएगी, क्या स्त्रियों के लिए शिक्षा की मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी सरकार की तरफ से। इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाता है। इतना ही नहीं, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी और किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम दार्शनिक सिद्धांतों का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आज हम जन शिक्षा के प्रचार हेतु सभी को शिक्षा का समान अवसर देना चाहते हैं। आप देखते हैं ना, सरकार स्कूल चले हम, विद्यालय चले हम नारा लगाते हैं, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना, बालिकाओं को साइकिल वितरण, मुफ्त में साइकिल देना, बालिकाओं के लिए मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था करना, मिड डे मील योजना चलाना और भी तरह तरह की स्कीम भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए चलाया हुआ है। आज हम जन शिक्षा के प्रचार हेतु सभी को शिक्षा के समान अवसर देना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये अवसर दिए जाएं अथवा नहीं, और यदि दिए जाएं तो कैसे दिए जाएं। ये अवसर यदि दिए जाएं तो कैसे दिए जाएं, मनुष्य को केवल प्राकृतिक कैसे दिए जाएं, इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है। सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर जो है वह कैसे दिया जाए, किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं। जैसे
प्रकृतिवादी दार्शनिक मनुष्य को केवल प्राकृतिक रचना मानते हैं और यह मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और उनका विकास इन शक्तियों पर निर्भर करता है। और चूंकि मनुष्य की जन्मजात शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सभी मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हम सब मनुष्यों को एक सा नहीं बना सकते हैं। सभी मनुष्यों को हम एक सा नहीं बना सकते हैं। अतः भिन्न भिन्न बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बालकों की रुचि आवश्यकता के अनुसार, रुझान के अनुसार, उनकी आंतरिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि हम बालक को शिक्षा के समान अवसर देना चाहते हैं तो हमें उनके लिए जन्मजात भिन्नता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। वहीं प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है मनुष्य के व्यक्तिपरक गुण के आधार पर व्यक्ति का जो सेल्फ गुण है उसका आदर करते हैं, परंतु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है वो मनुष्य के उसके अंदर जो तत्व है, मनुष्य के पर्सनल उसका जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर जो उसकी शक्ति है उसका आदर तो करते हैं, परंतु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। वे निसमाज व्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं जो समाज से बाहर पृथक रूप से अकेले रहे। प्रयोजनवादी जो है वह निसमाज की कल्पना नहीं करते हैं। वे शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है वो शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं, परंतु यह शिक्षा समाज के अनुकूल होनी चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा को समाज की आवश्यकता उपयोगिता के अनुसार देने पर बल देते हैं। वे जन शिक्षा और व्यक्ति एवं समाज दोनों के हितों के लिए आवश्यक मानते हैं। जन शिक्षा को वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक समझते हैं। इसके विपरीत आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते हैं और इस पूर्णता की अनुभूति के लिए शिक्षा को वे आवश्यक मानते हैं। इनकी दृष्टि में, आदर्शवादियों की दृष्टि में, सब व्यक्ति समान हैं और सब शिक्षा के अधिकारी हैं और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो गया आपका दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। तो दर्शन का शिक्षा के प्रभाव में हमने क्या क्या देखा? पहला पॉइंट देखा दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, दूसरा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, तीसरा दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या, चौथा दर्शन और शिक्षण विधियाँ, पांचवा दर्शन और अनुशासन, छठा दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी अर्थात अध्यापक एवं विद्यार्थी, सातवां दर्शन और विद्यालय, और आठवां देखा दर्शन और शिक्षा की अन्य समस्याएं जिसके अंतर्गत जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और शासक का या राज्य का शिक्षा में कितना हस्तक्षेप होना चाहिए, इसे हमने देखा। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव तो हमने देखा, समझा। अब हम देखते हैं शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के विकास की आधारशिला है।
उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास ही नहीं कर सकता। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं कर सकता है। दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा मानव जीवन का मूल है। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं कर सकता है। दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए उचित शिक्षा आवश्यक है। अतः शिक्षा का दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो निम्नलिखित है। पहला है, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। यह बात सभी जानते हैं, हम सभी यह बात जानते हैं कि दर्शन के निर्माण और विकास के लिए अवलोकन, चिंतन और मनन आवश्यक है। दर्शन के निर्माण और विकास के लिए मनुष्य का अवलोकन करना मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना आवश्यक है। जब तक मनुष्य की अंतर्दृष्टि सचेत नहीं होती, तब तक वह यह सब कार्य नहीं कर सकता है। और इस सब का विकास होता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इस सभी का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा को सीखते हैं और उसी के द्वारा हम विचार करना सीखते हैं। मनुष्य शिक्षा के द्वारा ही भाषा को सीखता है, चिंतन को सीखता है, मनन को सीखता है, विचार करना सीखता है। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के विकास की आशा नहीं की जा सकती है। अशिक्षित व्यक्ति दर्शन जैसे विषय को नहीं समझ सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला है। दूसरा है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। दूसरा है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। दार्शनिक सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि मतलब ये सृष्टि, सृष्टा मतलब इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, आत्मा हम सभी जीवधारी हैं और हमारे अंदर आत्मा है। इस चीज़ को आप जानते हैं कि सभी मनुष्य के अंदर आत्मा है। परमात्मा, परमात्मा मतलब गॉड। जीव, जड़, जीव प्राणी हम हैं, जड़ जो अचेतन है, और जन्म तथा मृत्यु, आप सभी जन्म और मृत्यु से परिचित हैं, आदि की व्याख्या करते हैं। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। दार्शनिक जो है वो सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जीव, जड़ और जन्म तथा मृत्यु आदि की व्याख्या करते हैं। दार्शनिक जो है वह आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, सृष्टा, जीव, जगत, जीव, जड़, जन्म, मृत्यु, क्या मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? यह सृष्टि क्या है? इस सृष्टि की रचना किसने की है? आत्मा क्या है? क्या आत्मा मरणशील है? या आत्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा जो है वह दूसरा शरीर धारण करती है? क्या मनुष्य की आत्मा कभी परमात्मा में विलीन होती है? परमात्मा क्या है? इन सभी की व्याख्या जो है वो दार्शनिक ही करते हैं। उनके द्वारा निश्चित सिद्धांतों से दर्शन के विषय का विकास होता है। दार्शनिकों द्वारा कुछ निश्चित सिद्धांत बताए गए हैं जिससे दर्शन के विषय का विकास होता है। कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित इन सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करता है। कोई भी जो समाज है अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित इन सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करता है। शिक्षा के अभाव में
हम दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित रखता है। शिक्षा जो है वो दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित रखती है, संरक्षित करती है, संवर्धन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। शिक्षा जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। मूर्त मतलब एक आकार देती है। दर्शन उस ब्रह्मांड और दर्शन इस ब्रह्मांड, हम जिसमें रह रहे हैं, दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और यह स्पष्ट करता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाती है, कैसे की जा सकती है। इन मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हम कैसे करेंगे, उसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, दर्शन इसकी व्याख्या करता है। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेगा, इस उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दर्शन द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। दर्शन ने मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य निश्चित किए हैं, उसे हम शिक्षा द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है, एक आकार देती है। शिक्षा जो है वह दार्शनिक विचारों को एक आकार देती है, एक संरचना देती है, मूर्त रूप प्रदान करती है। एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था जॉन एडम। वे इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा जो है वह दर्शन का गतिशील पहलू है। यह दार्शनिक विकास का सक्रिय पक्ष है और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। आपको एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, व्याख्या करें। तो जॉन एडम कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, यह दार्शनिक विकास का सक्रिय पक्ष है और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने की वास्तविक साधन है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। इट इज द एक्टिव aspects of philosophical belief, the practical means of realizing the ideals of life। अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी आपको पढ़ना भी है, ये अमेरिका के विद्वान थे, अमेरिका के दर्शन शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री थे। वे दर्शन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत ही है। जॉन डीवी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव पड़ता है और कहते हैं कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत ही है। फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। फिलॉसफी इज द theory of education in its most general phase। नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। शिक्षा जो है वह दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। मनुष्य एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। मनुष्य जो है वह एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। विकास के इस पक्ष में उसके सामने नित्य नई समस्याएं आती हैं।
शिक्षा हमें इन समस्याओं पर विचार करने, शिक्षा हमें इन समस्याओं से परिचित कराती है, और यदि हम में दार्शनिक की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, यदि हमारे अंदर एक दार्शनिक की तरह तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तो हम उस समस्या पर विचार करने लगते हैं और दर्शन का विकास होता है। मनुष्य एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। विकास के इस पथ में उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। शिक्षा हमें इन समस्याओं से परिचित कराती है, और यदि हमारे अंदर एक दार्शनिक की तरह तीव्र बुद्धि है तो हम उस समस्याओं पर विचार करने लगते हैं, उस समस्या का हल ढूंढने लगते हैं, तब जाकर के कहीं दर्शन का विकास होता है, तभी दर्शन का विकास होता है। भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे कालूराम श्रीमाली। भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे कालूराम श्रीमाली। वे कहते थे कि शिक्षा शास्त्री से यह आशा करते थे कि वह नई समस्याओं का दार्शनिक हल खुद ढूंढे। भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे कालूराम श्रीमाली, जो शिक्षा शास्त्रियों से यह आशा करते थे कि वे दार्शनिक समस्याओं का हल स्वयं ढूंढें। वे कहते थे कि एक शिक्षा शास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनर्रचना करना और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना, क्योंकि सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। देश काल के उद्देश्य के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से सामाजिक मूल्य जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो श्रीमाली कहते हैं कि शिक्षा शास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनर्रचना करना और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना है, जिससे कि वे मूल्य हमारे परिवर्तनशील जीवन एवं विचार का स्पष्टीकरण कर सके। यह हो गया शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन जो है हमें शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा जो है वह दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा हमें निरीक्षण और चिंतन शक्ति का विकास करती है। शिक्षा हमारे अंदर निरीक्षण शक्ति का विकास करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है और चिंतन शक्ति का विकास करती है, और जीवन के नई नई समस्याओं के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। दार्शनिक इन नई समस्याओं के दार्शनिक हल ढूंढते हैं। इस समस्या समाधान की क्रिया में नए नए दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। शिक्षा जो है वह मनुष्य के अंदर निरीक्षण शक्ति का विकास करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है, चिंतन शक्ति का विकास करती है, मनन शक्ति का विकास करती है, और जीवन में आने वाली नई नई समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। दार्शनिक इन समस्याओं का दार्शनिक हल ढूंढते हैं। इस समस्या समाधान की क्रिया में नए नए दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। जब समस्या का समाधान होता है तो नए नए दार्शनिक सिद्धांतों का भी निर्माण होता है। यह सब ज्ञान दर्शन अथवा दर्शन शास्त्र का अंग, धीरे धीरे ये सब दर्शन शास्त्र के अंग बनते चले जाते हैं। ज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति दर्शन भी उन सिद्धांतों का त्याग करता चलता है जो असत्य सिद्ध हो जाते हैं
और उन सिद्धांतों को अपनाता जाता है जिनके आधार पर जीव और जगत की सही व्याख्या की जा सकती है। यह उसका गतिशील पक्ष है। शिक्षा के अभाव में दर्शन का यह विकास संभव नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा? शिक्षा का दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय की व्याख्या, दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं कर सकता है। दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए उचित शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। शिक्षा जो है वह दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। और लास्ट है, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा जो है वह दर्शन को गतिशील रखती है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्या कार्य हैं। शिक्षा का हमने दर्शन पर प्रभाव देखा, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव देखा। अब हम देखते हैं दर्शन का क्या क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन के क्या क्या कार्य हैं? शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें पहला है कि विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा की स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना। शिक्षा दर्शन का कार्य हम देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें पहला है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता हमें शिक्षा दर्शन करती है। दूसरा है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में सहायता शिक्षा दर्शन करती है। तीसरा है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के पाठ्यक्रमों की व्याख्या करना एवं समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा की पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करना। शिक्षा दर्शन का यह एक विशेष कार्य है कि समाज एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम का, उचित शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करना। चौथा है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में मदद करना, क्योंकि बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, तो उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षा दर्शन हमें मदद करती है। नेक्स्ट है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या करना, उसके वास्तविक रूप से परिचित कराना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने की उपयुक्त विधियों से संबंधित लोगों को परिचित कराना। यह भी शिक्षा दर्शन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने अपने कर्तव्यों से परिचित कराना। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने कर्तव्यों से परिचित कराना। शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, शिक्षार्थी के क्या कर्तव्य हैं, इससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को परिचित कराना। नेक्स्ट है, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा की अन्य समस्याओं को प्रस्तुत करना, अन्य समस्याओं को सामने लाना, जैसे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और संबंधित लोगों को उपयुक्त हल ढूंढने में सहायता करना। ये हो गए शिक्षा दर्शन के मुख्य कार्य। अब हम देखते हैं कि शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व। नीड, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। नीड, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता समाज में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें किसी को दो मत नहीं है, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। इसके अध्ययन से शिक्षक को इस ब्रह्मांड एवं इसमें मानव जीवन के स्वरूप का ज्ञान होता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मनुष्य को ब्रह्मांड और मानव जीवन के स्वरूप का ज्ञान होता है और वह जिसके कारण वह शिक्षा के स्वरूप को समझने में सक्षम होता है और शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में भी सक्षम होता है। शिक्षा दर्शन के द्वारा मनुष्य शिक्षा दर्शन के द्वारा मनुष्य जो है वह शिक्षा के स्वरूप को समझने में सक्षम होता है और शिक्षा में आने वाली विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में भी सक्षम होता है। यही इसकी उपयोगिता है और यही इसका महत्व है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से हमें शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है कि इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। दूसरा है मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान। और तीसरा है शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान। शिक्षा के संप्रत्यय मतलब शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा का निर्माण किया गया है, इसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा की पाठ्यचर्या या शिक्षा के क्या सिलेबस होंगे, क्या करिकुलम होंगे, उससे संबंधित हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षण विधियों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा शिक्षण विधि जो है वह उपयुक्त है, किस लेवल पर कौन सा शिक्षण विधि उपयुक्त है, प्राइमरी लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर, उच्च विद्यालयों में, महाविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षण विधियां होना चाहिए, उसको कब, किसको और किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन से मिलता है। वहाँ इसकी उपयोगिता है, महत्व है। शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। नेक्स्ट है शिक्षा और शिक्षार्थियों के महत्व और कार्यों का ज्ञान। शिक्षक शिक्षार्थी के महत्व और कार्यों का ज्ञान। विद्यालयों के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान। विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस विद्यालयों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसमें शिक्षा दर्शन का उपयोग लिया जाता है और शिक्षा दर्शन का महत्व है। साथ ही साथ शिक्षा के अन्य समस्याओं का
दार्शनिक हल ढूंढने में हमें शिक्षा दर्शन मदद करती है। शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं जो हैं उसमें शिक्षा दर्शन उसकी शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं का हल ढूंढने में शिक्षा दर्शन हमें मदद करती है। साथ ही कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जैसे संसार परिवर्तनशील है और आजकल यह परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति भी बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन को पूर्णतया बदल दिया है। शिक्षा आज हम सभी देख रहे हैं, जैसे कोविड कहा जाता है कि चाइना के एक शहर है वुहान, वहाँ इनके वायरोलॉजिकल लैब में इस वायरस को बनाया गया है। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि संसार परिवर्तनशील है और आजकल जो ये परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन को पूर्णतया बदल दिया है। यदि विज्ञान ने हमारे जीवन को सुख साधन संपन्न बनाया है तो वहीं बहुत सारी समस्याओं से हम घिर गए हैं। शिक्षा को इसके साथ कदम मिलाकर चलना है। इन समस्याओं को पार पाने के लिए, इस समस्याओं से हमें निकलने के लिए शिक्षा को जो है इसके साथ कदम मिलाकर चलना है। अन्यथा आने वाले समय में हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। आज जो कोविड है, कह रहे हैं सबको कि आप लोग सेल्फ अपना बचाव कीजिए, स्टे होम, सेफ होम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि हम इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। अतः शिक्षा को इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, अन्यथा हम आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। परंतु हमें कितना बदलना है और कितना नहीं बदलना है, और जितना बदलना है वह क्यों है और जितना नहीं बदलना है वह क्यों है। हमको कितना बदलना है और कितना नहीं बदलना है। अगर इतना बदलना है तो क्यों बदलना है, इतना नहीं बदलना है तो क्यों नहीं बदलना है। इस सब का उत्तर वही दे सकता है जिसने शिक्षा दर्शन का अध्ययन किया है। इसके बाद एक समस्या और उठती है और वह यह कि उस सब की प्राप्ति के लिए शिक्षा दर्शन में क्या परिवर्तन करना होगा। उस सब की प्राप्ति के लिए शिक्षा दर्शन द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन करना होगा और कितना करना होगा। अगर इतना करना है तो क्यों करना है, इतना नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। इसका उत्तर वही शिक्षक दे सकता है जिसने शिक्षा दर्शन का अध्ययन किया है। अतः शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, परंतु उसे उसकी सामग्री को अपने अनुभवों की कसौटी पर कसते रहना चाहिए और नए नए अनुभवों एवं निर्णयों को उसमें जोड़ते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही शिक्षा दर्शन का विकास संभव है। तो आज हमने क्या क्या देखा, शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और समाज में शिक्षा दर्शन की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो, आज के टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।